नमस्कार। तो आज के इंश्योरेंस क्विज का सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय सीडिंग कंपनी यूज्ड इन इंश्योरेंस फील्ड। जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सीडिंग कंपनी। सीडिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी दैट पासिस इट्स रिस्क टू द गवर्नमेंट, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी जो उसके रिस्क को गवर्नमेंट को पास कर रही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी दैट पासिस इट्स रिस्क टू द री इंश्योरेंस फर्म। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वो इंश्योरेंस कंपनी जो अपने रिस्क को पास करते हैं री इंश्योरेंस फर्म को। इंश्योरेंस कंपनी दैट ओनली कवर नॉन लाइफ पॉलिसीज। और चौथा ऑप्शन है इंश्योरेंस कंपनी दैट कवर्स एग्रीकल्चर सेक्टर। अब सीडिंग कंपनी क्या होता है? अब मान लो कि एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, मान लो कि एक कंपनी वन है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है। अब उसके पास एक पॉलिसी आती है बहुत बड़े प्लांट की, बहुत बड़े कंपनी की, मान लो कि 10,000 करोड़ की पॉलिसी आई या 1,000 करोड़ की पॉलिसी आई, ऐसा मान लो, 10,000 ज़्यादा हो गया। 1,000 करोड़ की पॉलिसी आती है, बट वो कंपनी को पता है कि 1,000 करोड़ की अगर पॉलिसी आ रही है तो उसका रिस्क भी बहुत बड़ा रहेगा। अब कंपनी को पूरा रिस्क खुद नहीं लेना है या फिर उसको रिस्क ट्रांसफ़र कर देना है। मतलब कंपनी की कैपेसिटी मान लो कि 500 करोड़ ही बियर करने की कैपेसिटी है, तो वो क्या करता है, क्लाइंट को जाने भी नहीं देता और इसके पास फैसिलिटी रहती है कि वो जो कंपनी है वो या तो अपने जैसे ही दूसरी कंपनी के साथ कोलैब कर सकती है कि तुम आधा रिस्क ले लो, या फिर री इंश्योरेंस कंपनी होती है तो उसको री इंश्योरेंस को दे देती है कि भाई तुम इतना हाफ, मतलब री इंश्योरेंस ले लो, और वो कंपनी ही डिसाइड करती है कि कितना उसको री इंश्योरेंस देना है। सो सीडिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो अपना पोर्शन, मतलब पॉलिसी का पोर्शन दूसरी कंपनी को देती है, यानी री इंश्योरेंस कंपनी को या फिर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को। सो गवर्नमेंट वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, नॉन लाइफ कट हो जाएगा, एग्रीकल्चर भी कट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीडिंग कंपनी वो, यानी जिसके पास रिस्क आया है वो अपना रिस्क थोड़ा सा ट्रांसफर किसी और कंपनी को कर दे रहा है, तो उसको बोला जाएगा सीडिंग कंपनी। अ सीडिंग कंपनी इज एन इंश्योरेंस कंपनी दैट पासिस द पार्ट ऑफ or all of the risk from its insurance policy portfolio to a reinsurance firm। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, द वैल्यू पेएबल टू द पॉलिसी होल्डर, जो वैल्यू पॉलिसी होल्डर को पेएबल है इन द इवेंट ऑफ डिसाइडिंग टू टर्मिनेट द पॉलिसी बिफोर द मैच्योरिटी, यानी पॉलिसी कंप्लीट होने से पहले अगर टर्मिनेट की जाती है तो पॉलिसी होल्डर को जो अमाउंट दिया जाएगा उस पॉलिसी को, मतलब उसको किस टर्म से जाना जाएगा? क्या वो प्रीमियम बोला जाएगा, क्या वो एक्चुअल कैश वैल्यू बोला जाएगा, क्या वो सरेंडर वैल्यू बोला जाएगा, क्या वो लैप्स्ड वैल्यू बोला जाएगा? देखो, प्रीमियम तो वो चीज़ होती है जो अगर मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो मैं एक अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा हूँ, मैं पॉलिसी होल्डर हूँ तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को जो अमाउंट दे रहा हूँ उसको बोला जाएगा प्रीमियम। सो यहाँ पे तो बात हो रही है कि इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी कैंसिल होने पे जो कस्टमर को पेमेंट कर रही है उसकी बात हो रही है। सो ये प्रीमियम तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन वन तो गलत हो गया। एक्चुअल कैश वैल्यू डिफरेंट चीज़ है। सरेंडर वैल्यू, एग्जैक्ट आंसर सरेंडर वैल्यू होगा, क्योंकि पॉलिसी होल्डर क्या कर रहा है, अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो क्या करेगा इंश्योरेंस कंपनी, अपना जो भी मैनेजमेंट कॉस्ट, एक्सपेंस कॉस्ट आया होगा और जितना पीरियड चला होगा उसके अकॉर्डिंग अपना जो हिस्सा होगा वो कट कर लेगी और बाकी बचा प्रीमियम उसको दे देगी, या बाकी बचा अमाउंट जो बनता होगा वो दे देगी, तो उसको बोला जाएगा सरेंडर वैल्यू। और लैप्स्ड वैल्यू वो होती है कि मतलब मान लो कि ये पॉलिसी होल्डर हर साल या फिर आप जो प्रीमियम भरते हो एसआईपी में, ठीक है, एलआईसी में, या एलआईसी में प्रीमियम जो भरते हो, मान लो कि प्रीमियम आप एक महीने नहीं भरते हो तो वो लैप्स्ड बोला जाएगा। ऐसे अगर आप मल्टीपल टाइम करते रहोगे तो एक टाइम आएगा जब आपकी पॉलिसी लैप्स्ड हो जाएगी, उसके बाद आप उसको रीइनिशिएट नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सरेंडर वैल्यू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर्ड बाय DICGC। आंसर पहले ही डिस्प्ले हो गया, 5 लाख है मैक्सिमम अमाउंट जो इंश्योर्ड कर सकता है DICGC के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एन इंडेक्स इज यूज्ड इन इंश्योरेंस सेक्टर टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेजर डिजास्टर्स इन, इट इज़ नोन एज CLI। सो CLI के फुल फॉर्म में C का एक्सपांशन क्या रहेगा? सो
वो इंडेक्स जो यूज होता है इंश्योरेंस सेक्टर में मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स के एक्सपेक्टेड कितने एक्सपेक्टेड क्लेम है और कितने मेजर डिजास्टर क्लेम है, उसको एक्सपेक्टेशन को क्या बोला जाएगा। सो एक्चुअली CLI का फुल फॉर्म होता है कैटास्ट्रॉफिक लॉस इंडेक्स। सो सी का मतलब फुल फॉर्म होगा कैटास्ट्रॉफ। सो ये रहा ऑप्शन 2। सो हमारा आंसर होगा कैटास्ट्रॉफ लॉस इंडेक्स इज एन इंडेक्स यूज्ड इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री टू क्वांटिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम मेजर डिजास्टर्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल है IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया is an autonomous statutory body constituted to regulate and promote the insurance and reinsurance industries in India. The headquarter of IRDAI is in। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सभी का मुंबई की तरह मुंबई मत लगा देना, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और हमारा अगला सवाल है पेनिट्रेशन रेट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन कंट्री। इंश्योरेंस सेक्टर का डेवलपमेंट कंट्री में कितना हुआ है उसको बोला जाएगा पेनिट्रेशन रेट। हाउ डू वी मेजर पेनिट्रेशन रेट? पेनिट्रेशन रेट को कैसे मेजर किया जाता है? क्या पेनिट्रेशन रेशियो ऑफ पॉपुलेशन जॉइनिंग इंश्योरेंस टू GDP को कंसिडर किया जाएगा? क्या रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसी टू प्रीमियम्स को कंसिडर किया जाएगा? क्या रेशियो ऑफ प्रीमियम अंडर रिटन टू GDP को बोला जाएगा? या फिर रेशियो ऑफ इंश्योर्ड एंड इंश्योर को बोला जाएगा? देखो रट लेने जैसी बात है, आपको थियरी ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ इस पर पहला क्या ऑप्शन है रेशियो ऑफ पॉपुलेशन जॉइनिंग टू इंश्योरेंस टू GDP, ये नहीं है, कितने लोग ज्वाइन हो तो उससे मतलब नहीं है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसी टू प्रीमियम, ऐसा भी नहीं है कि कितनी पॉलिसी बने प्रीमियम्स कितना हुआ, उसके भी नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। रेशियो ऑफ प्रीमियम अंडर रिटर्न टू द GDP, सो ये करेक्ट है पेनिट्रेशन रेट, ऑप्शन सी रहेगा रेशियो ऑफ premium underwritten to the GDP. So penetration rate indicates the level of development of insurance sector in a country. The penetration rate is measured the ratio of premiums underwritten in a particular year of GDP, उसको बोला जाएगा penetration rate। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है what does recession means in insurance policy? क्या इसका मतलब होता है the period during which the policy contract afford protections? क्या उसका मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बाय द इंश्योरर्स व्हेन द मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन हैज अकर्ड। नेक्स्ट, जियोग्राफिक टेरिटरी विच इज नॉट कवर्ड बाय पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस और पोर्शन ऑफ एन इंश्योरेंस प्रीमियम कवरिंग द एक्सपायर्ड टर्म ऑफ द पॉलिसी। सो रिसेशंस का मतलब होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनेशन ऑफ ए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बाय इंश्योरर यानी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती है, मटेरियल मिस रिप्रेजेंटेशन अकर हुआ होगा उसलिए, यानी किसी पॉलिसी होल्डर ने कुछ जानकारी छुपाई होगी या जानबूझ के गलत बताई होगी और जो इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गई तो उसको बोला जाएगा रिसेशन। ठीक है, बारिश आने की संभावना है। अगला सवाल है अ डिमांड मेड बाय इंश्योर्ड और द इंश्योर्ड बेनिफिशियरी फॉर पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। क्या है? डिमांड मेड बाय इंश्योर्ड, यानी ये बंदा जो पॉलिसी खरीदता है या फिर इंश्योर्ड का बेनिफिशियरी, या तो मतलब खरीदनार का देहांत हो चुका है तो उसके अगेंस्ट जो बेनिफिशियरी होगा उसकी बात है। फॉर द पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, जो पेमेंट मिलेगा उसको क्या बोला जाएगा? क्या लॉस बोला जाएगा, क्या क्लेम्स बोला जाएगा, इंडेमनिटी बोला जाएगा, रिस्क बोला जाएगा या एक्सपोजर बोला जाएगा? तो करेक्ट आंसर रहेगा क्लेम्स बोला जाएगा, क्योंकि आप तब क्लेम ही करोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हेन यू बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यू जनरली हैव डैश, ड्यूरिंग दिस टाइम यू हैव द ऑप्शन ऑफ कैंसलिंग द पॉलिसी विदाउट पेनल्टी। सो जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आपके पास एक पीरियड होता है जिसको बोला जाता है फ्री लूप पीरियड। उसके अंतर्गत अगर आप चाहो तो पॉलिसी कैंसिल करा सकते हो विदाउट पेनल्टी। सो आंसर रहेगा फ्री लूप पीरियड। ठीक है, फ्री लूप पीरियड जनरली 10 दिन या उससे ज़्यादा का दिन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरर कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को आप देख रहे हो। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच टर्म इज यूज्ड फॉर ऑप्शन गिवन टू पॉलिसी होल्डर ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स टू मूव देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन फंड टू अनदर फंड विद इन द प्लान।
यानी ULIP जो पॉलिसी होती है उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट के प्लान होते हैं आपके, उस एक इन्वेस्टमेंट प्लान से अगर आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लान में कन्वर्ट करवाना है तो उसको क्या बोला जाएगा? क्या उसको ट्रांसफर प्राइसिंग बोला जाएगा, ट्रेड ऑप्शन बोला जाएगा, स्विचेस ऑफ बोला जाएगा, यूनिट पेमेंट बोला जाएगा, ड्यूअल पेमेंट बोला जाएगा? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फंड को बदल रहे हो, बदलने को बोलते हैं स्विच करना। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्विचेस इज द टर्म दैट आर यूज्ड इन ULIPs। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है डैश इज अ पेमेंट विच इज मेड बाय एन इंश्योरर इवन दो द इंश्योरर इज नॉट टेक्निकली लायबल अंडर द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वो टर्म का नाम क्या है कि वो पेमेंट जो दिया जाता है इंश्योरर के द्वारा, स्टिल अगर इंश्योरर लायबल नहीं है टेक्निकली उस पेमेंट को देने के लिए। यानी मान लो कि इंश्योरर लीगली तो वो पेमेंट नहीं देना चाहे अगर कुछ हुआ है तो। मान लो कि कोई बंदा है जो 25 सालों से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, ठीक है। अब उसका क्या हुआ कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा होगा या कुछ भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा होगा, तो 26वें साल में उसका 1-2 दिन से मार्जिन रहेगा कि वो भूल गया किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से, चेक डिसऑनर हो गया या फिर किसी जेन्युइन रीज़न से उसका पेमेंट ना हो पाए और उसी के दौरान उसका कुछ क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उस पेमेंट को बोला जाता है एक्स ग्रेशिया पेमेंट। So ex gratia payment is a payment which is made by an insurer even though the insurer is not technically liable under the terms of insurance policy, often considered for the economic reason, for example to avoid legal expenses in contesting a claim, as a gesture of goodwill due to the impact of refusal to pay the claim may have been aborted relationship. Ex gratia payment for a goodwill are less frequent in today's competitive insurance environment. less frequent है ये भी बोल गया, बट अगर इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है फिर भी वो पेमेंट करना चाहे तो कर सकती है, तो उस पेमेंट को बोला जाएगा एक्स ग्रेशिया पेमेंट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला पॉइंट है द गारंटीड सरेंडर वैल्यू, GSV। द गारंटीड सरेंडर वैल्यू इज द अमाउंट गारंटीड टू द पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर को गारंटीड बोल दिया जाता है कि अगर आप ये पॉलिसी लेते हो मैच्योरिटी पे टाइम पे आपको इतना सरेंडर वैल्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। इन केस ऑफ वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द पॉलिसी बाय पॉलिसी होल्डर बिफोर द मैच्योरिटी, surrender of the policy before the maturity attracts a penalty in the form of surrender charges. The final surrender value is calculated after adjusting the surrender charges. सो गारंटीड सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू होती है कि पॉलिसी के अंत में आपको वो मिल जाएगी, या फिर आप पॉलिसी इतने साल के बाद भी अगर बंद करवाना चाहते हो तो बंद करवा सकते हो, तो आपको GSV मिल जाती है। बट GSV टर्मिनेट करवाने के कुछ चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस कट करके आपको जो पैसा बचता है वो गारंटीड सरेंडर वैल्यू बोला जाएगा। बढ़ते हैं अगला है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऑल्सो नोन एज टैक्स सेविंग फंड, जिसको हम बोलते हैं टैक्स सेविंग फंड, आर द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ELSS इन्वेस्टमेंट गेट टैक्स डिडक्शन अप टू, ये पूछा जाता है कि ELSS में मैक्सिमम कितना टैक्स डिडक्शन हमें मिल सकता है सेक्शन 80C के तहत। सो मैक्सिमम 1.5 लाख मिल सकता है सेक्शन 80C के तहत। फिगर याद रखना, पूछा जा सकता है। द इन्वेस्टमेंट हैज़ अ कंपलसरी लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। ULI में ELSS में कंपलसरी लॉक इन पीरियड भी होता है 3 साल का, ये भी याद रखना क्योंकि ये भी पूछा जाता है। द रिटर्न्स ऑन द रिडेम्पशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर टैक्सेबल एज कैपिटल गेन्स। द गेन्स एंजॉय एन एग्जेम्पशन ऑफ ₹1 lakh बियॉन्ड दिस अमाउंट दैट आर टैक्सेबल एट द 10%। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है री इंश्योरेंस ऑफन रिफर्ड टू एज इंश्योरेंस ऑफ अ इंश्योरेंस कंपनी। री इंश्योरेंस क्या होता है? मैंने जैसे कि सबसे पहले सवाल में होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो मतलब बड़ी पॉलिसी आती है तो कुछ पोर्शन खुद ही इंश्योर करती है और आधा पोर्शन किसी और कंपनी को ट्रांसफ़र कर देती है। मान लो कि वो री इंश्योरेंस को ट्रांसफ़र कर देती है, सो इंश्योरेंस का अगेन इंश्योरेंस करवाया गया। So reinsurance often referred to as insurance of insurance companies is a contract between a reinsurer and a insurer. In this contract, the insurance company, the cedant, यानी insurance company को क्या बोला जाएगा? Cedant, ceding company, transfer the risk to the reinsurance company and the latter assumes all or part of or one more insurance policy issued by the cedant. ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ये टर्म गोख लेना। री-इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है इन 1956 1956
245 Indian and foreign insurance and provident societies were taken over by central government and nationalized. So 1956 में 245 जितनी इंडियन और फॉरेन कंपनीज को बुलाया गया, सोसाइटी को बुलाया गया और उसको मर्ज करके नेशनलाइज किया गया और LIC को फॉर्म किया गया और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में और LIC एक्ट 1956 बना. So with the capital of 5 crore from a government of India. So LIC एक्ट कब बना? तो 1956 में. कितना कैपिटल था इनिशियल? 5 करोड़ का कैपिटल था और कितनी कंपनी को मिलाकर बनाया गया? तो 245 के करीब इंडियन फॉरेन इंश्योरेंस को और प्रोविडेंट सोसाइटी को मिलाकर बनाया गया. बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. सम इंश्योर्ड वो वैल्यू होती है जो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है एट द टाइम ऑफ बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी. सम इंश्योर्ड यानी अगर आप कोई पॉलिसी खरीदते हो तो आपको बोला जाता है कि अगर ये चीज़ होती है, कोई इवेंट होती है तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा. सो उसको बोला जाता है सम इंश्योर्ड, कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा अगर आप ये टर्म कंप्लीट करते हो, इतना इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करते हो तो आपको कुछ ये होता है. तो in case of any eventually like death, sum assured is the amount that is paid to the beneficiary. The sum insured depends upon the income of the person and typically maximum up to 10 times of the annual income is allowed to the sum insured. यानी किसी की एनुअल सैलरी 10 लाख है तो उसका 10 टाइम यानी 100 लाख तक उसको सम इंश्योर्ड मिल सकता है. बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और हमारा अगला सवाल है द इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड वॉज सेटअप इन 1907. इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड, नाम रट लेना और ईयर भी रट लेना, 1907. इट वॉज द फर्स्ट कंपनी टू ट्रांजैक्ट ऑल क्लासेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया. सो कौन सी ऐसी पहली कंपनी है जो इंडियन धरती पे अपने सारे जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर रही थी? सो इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी जो सेटअप हुई थी 1907 में. बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. गिबना का फुल फॉर्म होता है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972. सो गिबना स्टैंड्स फॉर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट. The entire general insurance business in India was nationalized general insurance business 1972. General Insurance Corporation of India was formed in pursuant of section 91 of Gibna. It was incorporated 22nd November 1972. तो गिबना कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 22nd November 1972 under the Companies Act 1956 as a private company limited by shares. क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं. 22 में क्या बोला गया है? What type insurance policy covers the policy holder for accidental death and permanent total disability? So accidental death यानी पर्सन की मृत्यु हो गई या फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट यानी अगर मान लो कि कोई लिम्स कट जाता है या फिर पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है तो परमानेंट वो टोटल डिसेबलमेंट हो गया. तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या बोला जाएगा? क्रिटिकल इलनेस, तो ये तो हेल्थ में आ जाती है तो ये तो हो ही नहीं सकता. दूसरा क्या है? पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस. जी हाँ, ऑप्शन बी इज अवर आंसर. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी उसको बोला जाएगा जहाँ पे यदि आपकी डेथ हो जाती है या फिर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है तो आपको उसका सम इंश्योरेंस मिल जाएगा. बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. अगला सवाल है, कहाँ गया अगला सवाल? ये रहा. द मेन डिफरेंस बिटवीन होल लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फॉर द पॉलिसी होल्डर एंटायर लाइफ. होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज देता है पॉलिसी होल्डर के एंटायर लाइफ तक, जबकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ओनली स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. मतलब आपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया है 10 साल के लिए तो 10 साल के अंदर अगर आपको कुछ हो जाता है, आपके देहांत हो जाता है, मैं नहीं चाहता ऐसा, बट फिर भी अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो आपको पेमेंट मिलेगा, बट उस साल खत्म होने के बाद नहीं मिलेगा, टर्म खत्म होने के बाद नहीं मिलेगा. बट होल लाइफ में क्या होता है? आप जियोगे तब तक आपको मिलता रहेगा जो भी आपने लिया होगा उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट है द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ परचेजिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द पॉलिसी होल्डर फैमिली इन केस ऑफ दैट डेथ. तो प्राइमरी बेनिफिट क्या है इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का? सवाल पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए उनके पॉलिसी होल्डर के फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का प्राइमरी बेनिफिट हो सकता है. हमारा अगला सवाल है मैच्योरिटी डेट किसे बोला जाता है? तो पॉलिसी जिस दिन निकलने वाली होती है, खुलने वाली होती है, आपको खत्म होने वाले होते हैं, उसको बोला जाता है मैच्योरिटी डेट. द डेट एट विच द फेस अमाउंट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिकम्स पेएबल.
यानी आप जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तब आपको बोला जाएगा कि आप 16 साल इतना प्रीमियम भरोगे तो आपको अंत में इतना 25 गुना मिल जाएगा या फिर 25 लाख मिल जाएंगे, जो भी अमाउंट बोला जाएगा। तो 16 साल के बाद जब आपको ये अमाउंट मिलने वाला होता है उस डेट को बोला जाता है मैच्योरिटी डेट। आइदर वो डेथ के टाइम मिलता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेशन, डिपेंड कि आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हो। बढ़ते हैं अगले। इन 1993 गवर्नमेंट सेटअप अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर.एन. मल्होत्रा, former governor of RBI, to propose recommendation to reforms in insurance sector. So कब किया था? तो 1993 में। कमेटी किसके चेयरमैनशिप के अंडर थी? आर.एन. मल्होत्रा के अंदर, जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI है, जो प्रपोज करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, ऑन 19 जनवरी 1956 लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया वॉज नेशनलाइज। लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में कब नेशनलाइज हुआ? तो 19 जनवरी 1956 को। About 154 Indian insurance companies and 16 non-Indian companies and 75 provident were operating in India at the time of nationalization. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, द इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 was the first statutory measure to regulate life insurance business. So जो इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 है वो फर्स्ट स्टेचुटरी मेजर है टू रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस लाइफ बिजनेस को इंडिया में। नेक्स्ट है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रट लेना OLIC, was the first life insurance company on Indian soil. जो इंडियन कंपनी थी, इंडियन सॉइल पे बनी, वो कौन सी कंपनी थी? तो इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और इंडियन का वर्ड हटा देंगे तो मर्केंटाइल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, a sum assured is a fixed amount that is paid to the nominee of a plan in the unfortunate event of a policyholder's demise. The insurance company pays his money as per the sum chosen by you at the time of purchasing the policy. So sum assured क्या होता है? वो फिक्स्ड अमाउंट होता है कि वो पे किया जाएगा नॉमिनी को जब आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट घटता है, तो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनीज को वो अमाउंट जैसे ही आपने चूजन किया होगा वैसे वो उनको मिलेगा। सो आज के दिन का यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे ये सीरीज़ को, और भी जो पुराना वीडियो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये इनफ रहे जो मैं इस सीरीज़ में प्रोवाइड करता हूँ, और उसकी मदद से आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस क्लियर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।